ठीक है। तो इन इन सेल्स को हम सेक्स सेल्स कहते हैं, जो जिसमें स्पर्म्स जो होते हैं वो मेल्स में, और एग्स जो है वो ओवम या फीमेल्स में होती हैं। ठीक है। अब ये इसमें जो मियोसिस में जो 4 डॉटर सेल्स बनती हैं, उसमें हमें जो है वो उसमें हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स होता है पेरेंट्स से। ठीक है। अब इससे जो है रिप्रोडक्टिव सेल्स डेवलप होती हैं, और इससे जो है पेरेंट्स जेनेटिक मटेरियल्स जो है वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करते हैं, जिसमें मदर और फादर दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसमें पास ऑन होते रहते हैं। ठीक। अब आया जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप किसी भी इंडिविजुअल का वो पेयर ऑफ एलीली जीन्स होते हैं जो टुगेदर एक साथ कंबाइन होकर के बनते हैं। ठीक है। जैसे जो भी टोटल उसका स्ट्रक्चर है जीन्स का, एलीली का, उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जीनोटाइप में के सारी चीजें हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स में दिखाई दें। बहुत सारी चीजें जीन्स में ऐसी होती हैं जो उसमें उपस्थित होती, लेकिन हमारे ऑब्जर्वेबल नहीं होती हैं। ठीक है। तो जीनोटाइप वो टोटल स्ट्रक्चर ऑफ एलीली जीन्स होता है, वो जो किसी के रिस्पॉन्सिबल होता है, किसी के फिजिकल ट्रेट्स के लिए या मेंटल ट्रेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप होता है इंडिविजुअल्स के जो आउटवर्ड या ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनको हम फिनोटाइप कहते हैं। जैसे किसी के आंखों का रंग है, बालों का रंग है, उसके स्किन का कलर है, ये सब जो है वो उसके फिनोटाइप को कहलाते हैं, जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है। और फिनोटाइप जो है वो डिटरमिन होते हैं, हमारे जीनोटाइप से ही डिटरमिन होते हैं। ठीक। और ये इन्फ्लुएंस्ड बाय ये जो फिनोटाइप हमारे होते हैं वो हमारे जीन्स से भी प्रभावित होते हैं, साथ में एनवायरमेंटल फैक्टर से भी ये प्रभावित होते हैं। ठीक है। बहुत सारे चेंजेस हमारे में आ जाते हैं, जो उसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स के द्वारा भी ये संभव है। ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा फिनोटाइप में जो है वो दोनों का इंटरेक्शन होता है, इसमें जीन्स और एनवायरमेंट दोनों ही शामिल है। अगर हम दूसरी तरह से इसको देखें तो जीनोटाइप क्या है? हमारा एंटायर जेनेटिक मेकअप होता है, उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। ठीक है। और उसमें बहुत सारे डिफरेंट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स होते हैं, और जिसमें बहुत सारे स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेड्स शामिल होते हैं। ठीक है। तो ऐसा संभव है कि जीनोटाइप में कुछ मेंटल बीमारियों की के जीन्स हों जीनोटाइप में, लेकिन वो फिनोटाइप में नहीं आते, वो ऑब्जर्वेबल नहीं हो, कोई जरूरी नहीं हो। ठीक है। लेकिन वो जो जीनोटाइप के ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हो सकता है वो नेक्स्ट जनरेशन में कैरी ऑन करते हैं। ठीक। नेक्स्ट आया मेथड ऑफ स्टडिंग हेरिडिटी इन्फ्लुएंसेस। की हेरिडिटी इन्फ्लुएंसेस हम कैसे स्टडी करते हैं? तो बहुत सारे मेथड्स हैं आपके कोर्स में। जो है सबसे पहले है सेलेक्टिव ब्रीडिंग, जिसको हम चयनात्मक प्रजनन मेथड विधि कहते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये एक्सट्रीम कैरेक्टरिस्टिक्स वाले एनिमल्स की ब्रीडिंग कई पीढ़ी तक कराई जाती है। और ये जो मेथड है सेलेक्टिव ब्रीडिंग का, ये प्लांट्स में भी हो सकता है, एनिमल्स में भी हो सकता है, और ह्यूमन बींग्स में भी आजकल संभव है। ठीक है। अब इसमें सेलेक्टिव ब्रीडिंग में क्या होता है? इट इज द प्रोसेस बाय विच ब्रीडिंग इज सेलेक्टिवली डन टू डेवलप पर्टिकुलर phenotypic traits by choosing with typically male and female who will sexually reproduce and have offsprings। अर्थात कि ये एक मतलब कि जानबूझ कर एक विधि है, वो कराई जाती है इस पे ब्रीडिंग के लिए, जिसमें अगर हम कोई पर्टिकुलर खास तरह के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या फिनोटाइप हम लक्षण देखना चाहते हैं किसी एनिमल में या ह्यूमन बींग्स में या प्लांट्स में भी, तो इसको सेलेक्टिव ब्रीडिंग के द्वारा हम कराते हैं। ठीक है। तो इसमें एक होता है तो खास गुणों वाले प्लांट्स को या उनको एनिमल्स को चुना जाता है, जिससे एक बहुत बढ़िया नस्ल किसी चीज की तैयार हो सके। ठीक है। और इसको थॉमसन ने 1954 में चूहों पर भी बहुत स्टडी किया था। उन्होंने सेलेक्टिव ब्रीडिंग की कई पीढ़ियों तक उन्होंने वो लिए थे, एक्सट्रीम वाले चूहे लिए थे जो बहुत तेज दौड़ते थे, दूसरे एक्सट्रीम में जो बहुत डल चूहे थे
उसका उन्होंने ब्रीडिंग क्रॉस ब्रीडिंग कराई थी, और फिर उसका जो पूरा उसमें उन्होंने बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त किए थे। ठीक है, अब मनुष्य, पशुओं या पेड़ पौधों का भी उसमें प्रजनन कराया जाता है, जिसमें हम उसके होने वाले ऑफस्प्रिंग में कुछ खास तरह के गुणों की प्राप्ति हो सके। ठीक है, तो एक तरह से आर्टिफिशियल या कृत्रिम रूप से इसकी नस्ल उत्पन्न होती है। जैसे मेंडल ने, आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा, कुछ मटर के पौधों में ये प्रोसेस की थी, जिससे कुछ अच्छी नस्ल की चीज़ें प्राप्त हो सके। ठीक है, आपने देखा होगा कि प्लांट्स में कुछ जो फ्लावर्स होते हैं या कुछ होते हैं, उसमें बहुत सुंदर सुंदर तरीके के जो फ्लावर्स डेवलप करते हैं, वो भी जो है सेलेक्टिव ब्रीडिंग के थ्रू हो सकता है। या एनिमल्स में भी, जिससे गाय जो है वो, या अच्छी नस्ल की गाय हो या कुछ हो, तो उसमें जो है सेलेक्टिव ब्रीडिंग द्वारा अच्छे पेरेंट्स को जो मतलब होते हैं उनको ले करके ब्रीडिंग कराई जाती है। ठीक है, तो इसका बहुत इसके लाभ हैं, उसमें उसकी फसल अच्छी हो सकती है, और एनिमल्स जो है हमारे लिए प्रोडक्टिव एनिमल्स जो है वो प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसका नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं। उसमें जो नेचुरल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, और उसमें कभी कभी ये भी होता है कि उसमें जीवन जो लाइफ स्पैन होता है वो उनमें कम होता है। ठीक है, उसके बाद आया फैमिली स्टडीज़। फैमिली स्टडीज़ भी हेरिडिटी फैक्टर्स किस तरह से प्रभावित करते हैं, तो उसके लिए भी फैमिली स्टडीज़ को भी बहुत लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें फैमिली स्टडीज़ में सबसे पहले जो आता है पेडिग्री एनालिसिस मेथड, जिसमें होता है, तो पेडिग्री एनालिसिस उसमें होता है कि किसी भी कोई व्यक्ति जो बहुत उसके कोई खास कैरेक्टरिस्टिक्स हो, तो उसकी फैमिली हिस्ट्री को या देखा जाता है कि क्या इसके जो पहले के जो इनके फैमिली हिस्ट्री के जो भी पेरेंट्स या नाना दादा परदादा कोई भी इनके पीढ़ी में रहे हैं, तो उनमें क्या ये कोई खास टैलेंट्स का गुड पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये देखने के लिए उनकी फैमिली जो है हिस्ट्री या उनकी पेडिग्री को स्टडी किया जाता है। उसके बाद एक है कंसैंग्विनिटी स्टडी मेथड, जिसको होते सगोत्रता अध्ययन विधि। इसमें यह देखा जाता है कि जो सेम ब्लड के जो एनिमल्स होते हैं या सेम ब्लड के जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, तो उसमें क्या खास खास गुण मिलते जुलते हैं एज कंपेयर टू जो सेम ब्लड के नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखते होंगे जो हमारे बहुत क्लोज हमारे जो ब्लड रिलेशन के होते हैं, उसमें हमारे कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक फादर का गुण जो है उसके बेटे में आ सकता है, या फादर का गुण उसकी बेटी में, मदर का उसमें। ठीक है, क्योंकि ये लोग, इनका ब्लड रिलेशन बहुत क्लोज होता है। ठीक है, और इस जो क्लोज रिलेशन में नहीं होते हैं उनमें कोई कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सिमिलर नहीं होते, उसमें बहुत सारी डिससिमिलैरिटीज होती है। ठीक है, तो ये स्टडीज जो है वो हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी एक तरह से शो करती है, उसके इम्पोर्टेंस को दिखाती हैं। गोडार्ड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1912 में एक स्टडी की थी जो हेरिडिटी फैक्टर्स के इम्पोर्टेंस को बताती है। उन्होंने बताया था कि एक सैनिक था जिसने एक मेंटल रिटार्डेड लड़की के साथ शादी की थी, और फिर उन्होंने उस रिजल्ट्स में देखा कि कई उसके वंशज जो है वो उनमें ये मेंटल रिटार्डेशन का भी लक्षण आ गया था। वो उसमें क्रिमिनल भी थे बहुत सारे, वो अल्कोहलिक भी थे। ठीक है, तो ये उन्होंने ये दर्शाता है कि मैं जो हेरिडिटी फैक्टर जो है इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसने मेंटल रिटार्डेड लड़की से शादी की तो उसके बहुत सारे जनरेशन में ये सिम्टम्स दिखाई दे। ठीक है, जब उसी सैनिक ने एक नॉर्मल लड़की के साथ शादी की थी, तो उसके जो पीढ़ियाँ हुई थी वो भी उनमें नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई दिए थे। ठीक है, तो ये सारी जो स्टडीज़ हैं वो कंफर्म करती हैं कि हेरिडिटी बेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी की पर्सनालिटी के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, या बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद बहुत सारी स्टडीज़ जो होती है ट्विन्स के ऊपर की जाती हैं, उनको बोलते हैं ट्विन स्टडीज़। तो इसमें आइडेंटिकल ट्विन्स भी उनके ऊपर स्टडी, और फ्रेटर्नल ट्विन्स के ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ होती हैं, प्लस साथ में जो एडॉप्शन मेथड होता है उनके ऊपर भी बहुत सारी स्टडीज होती हैं। एडॉप्शन मेथड में क्या होता है, जो गोद लिए हुए बच्चे होते हैं, मतलब उनके कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं होते हैं, उनकी पालन पोषण जो है वो उन गोद लिए हुए बच्चों गोद लिए हुए पेरेंट्स के द्वारा होता है। ठीक है, तो बहुत सारी स्टडीज हुई हैं, वो भी दिखाती हैं
कि बायोलॉजिकल पेरेंट्स से उन बच्चों का कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा मिलते हैं, चाहे वो रोगों में हो, कुछ बिहेवियर में हो, अडॉप्टेड पेरेंट्स से। ठीक है, अब हम एक और नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि एस्टिमेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ जीन एंड एनवायरनमेंट, मतलब कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जीन्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब हमारी हेरिडिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा एनवायरनमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत सारी स्टडीज़ ये शो करती हैं इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इसको हम कह सकते हैं। अब हमारा बिहेवियर, कोई भी हमारा बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं हेरिडिटी से भी डिटर्मिन होते हैं और एनवायरनमेंट से भी डिटर्मिन होते हैं, तो हम इसलिए कह सकते हैं कि दोनों का इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हेरिडिटी जो है किसी व्यक्ति के लिए एक बायोलॉजिकल बाउंड्री को का निर्माण कर लेता है, और एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स होते हैं उस बाउंड्री के भीतर ही डिफरेंट ट्रेट्स का या गुणों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो हमारा बिहेवियर जो है, हमारे ट्रेट्स है, वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों के मल्टीप्लिकेशन या इंटरेक्शन के द्वारा डिटरमिन होते हैं, और ना तो हमारा हेरिडिटी ज़ीरो हो सकता है, ना तो हमारा एनवायरनमेंट ज़ीरो हो सकता है। ठीक है, इसलिए हमको दोनों के मल्टीप्लिकेशन में इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के इम्पोर्टेंस को दिखाने के लिए बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं, कुछ एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, कुछ ह्यूमन बीइंग्स पे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। ठीक है, जैसे एक ड्रोसोफिला, एक वो होता है, कीड़ा होता है जिसको फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं, इस पे स्टडी हुई है, और उसमें ये भी पाया गया कि ड्रोसोफिला में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का ही इंटरेक्शन इम्पॉर्टेंट होता है। ह्यूमन बीइंग्स पे भी बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं, जैसे ट्विन जुड़वा बच्चों पे या ट्विन स्टडीज़ पे, और स्टडीज़ ऑफ फॉस्टर चिल्ड्रन पे हुई हैं। ठीक है, तो ट्विन स्टडीज़ चिल्ड्रन पे जो स्टडीज़ हुई हैं, तो उसमें क्या कौन कौन सी स्टडी हैं, जैसे आइडेंटिकल ट्विन्स और फ्रेटर्नल ट्विन्स। आइडेंटिकल ट्विन्स वो बच्चे होते हैं जिनके 100% हेरिडिटी सेम होता है, उनका जेंडर भी सेम होता है, और वो एक ही जाइगोट के दो में स्प्लिट होने से बनते हैं। हमने आपको बताया था अभी क्लासरूम में। ठीक है, उनका टोटल जो हेरिडिटी सेम होती है। दूसरे जो फ्रेटर्नल ट्विन्स होते हैं, फ्रेटर्नल ट्विन्स वो होते हैं जो मतलब एक साथ बॉर्न होते हैं, लेकिन अलग अलग स्पर्म और ओवम के मिलने से उनका विकास होता है। ठीक है, तो फ्रेटर्नल ट्विन्स जो हैं वो आपस में बिल्कुल उनका बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में नहीं मिलते हैं, और उनका जेंडर भी सेम कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम हो। ठीक है, तो बहुत सारी स्टडीज़ जो होती हैं वो इस तरह से की जाती हैं कि आइडेंटिकल ट्विन्स को अगर हम डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में रखें तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर उनको सेम एनवायरनमेंट में रखें तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो देखा गया कि बिहेवियर और उसकी पर्सनैलिटी में काफ़ी कुछ सिमिलैरिटी होती है आइडेंटिकल ट्विन्स में, और कुछ डिफरेंसेस भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम जो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, बहुत सारी स्टडीज ये शो करती है, अगर हम उनको डिफरेंट एनवायरनमेंट में भी रखेंगे तो उनके बिहेवियर में चेंजेस भी संभव हैं। ठीक है, तो बहुत कुछ स्टडीज ये शो करती हैं कि डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में रखने पर जो है रिजल्ट उसके बुद्धि में, उसके इंटेलिजेंस में उसका प्रभाव पड़ता है, उसका मतलब एनवायरनमेंट का इफेक्ट भी पड़ता है। ठीक है, और लेकिन चाहे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में चाहे वो सिमिलर हो, लेकिन अगर एनवायरनमेंट का इफेक्ट जो है उसके मानसिक क्षमताओं और योग्यताओं पर भी पड़ सकता है, जैसे न्यूकॉम्ब और फ्रीमैन ने बहुत सारी स्टडीज की हैं। ठीक है, और पर्सनैलिटी के भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके लिए हेरिडिटी भी इम्पॉर्टेंट होता है, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारा एनवायरनमेंट भी इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि स्टडी की थी कि जो ट्विन्स थी, आइडेंटिकल ट्विन्स लड़कियां थी, एक का नाम था मैरी, एक का नाम था मेबल, तो उनका अगर अलग अलग वातावरण में उनको पाला पोसा गया, जैसे मैरी जो थी वो शहरी वातावरण में पली, और मेबल जो थी वो गांव के वातावरण में उसको पाला पोसा गया। बहुत सालों के बाद जब देखा गया, जब उनकी आईक्यू टेस्ट की गई, तो मेबल जो थी गांव में जो रही थी उसका बिलो एवरेज आईक्यू लेवल पाया गया, और जो मैरी जो शहरी वातावरण में रही थी उसका वातावरण बहुत अच्छा था, एनरिच था, तो उसका अबव एवरेज आईक्यू लेवल पाया गया। ठीक है, और उनके पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स भी काफ़ी डिफरेंट थे एक दूसरे से। तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि एनवायरनमेंट का भी प्रभाव पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट जो कुछ स्टडीज होती हैं वो फॉस्टर चिल्ड्रन पे।
फॉस्टर चिल्ड्रन, जिनको हम पोष्य बच्चों का अध्ययन कहते हैं, फॉस्टर चिल्ड्रन वो होते हैं जो क्या नाम से किसी अनाथालय में या किसी भी कारण से अपने पेरेंट्स से अलग रहते हैं। ठीक, तो फॉस्टर देखा गया है कि फॉस्टर चिल्ड्रन की जो बुद्धि है वो उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स से अधिक मिलती जुलती थी, तो ये हेरिडिटी का इफेक्ट ज़्यादा दिखाता है, बर्क ने स्टडी की थी। ठीक है, इसके अलावा स्कील और स्कॉडा ने भी स्टडी की थी कि अगर फॉस्टर चिल्ड्रन जो होते हैं अनाथालय में, अगर बच्चे पले बड़े रहते हैं, अगर उनको अच्छे वातावरण में रखा जाए, ठीक है, जब उनको गोद ले लेते हैं जैसे कुछ पेरेंट्स, उनको अच्छे वातावरण में दिखाए तो उनमें भी उनकी बुद्धि जो है वो इंटेलिजेंस लेवल बढ़ सकती है। ठीक है, तो ये भी मतलब उनको अच्छा या फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलने पर उनकी आईक्यू अच्छी हो जाती है। तो ये जो है शो करता है कि एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसे मैचुरेशन एंड लर्निंग, उस पर भी हमने देखा है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का दोनों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो मैचुरेशन क्या होता है? मैचुरेशन एक खास समय या एज पर पहुंचने पर ही हमने देखा है कि कोई बच्चा वो बिहेवियर को कर पाते हैं, उससे पहले नहीं, तो ये मैचुरेशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो बच्चे हैं जैसे छोटे साल भर के अंदर ही मतलब वो चलते हैं, उनका मैचुरेशन हम ये करते हैं कि साल भर में वो चलने लगते हैं। ठीक है, तो अगर हम उससे ऐसा नहीं कोई बच्चा कि 6 या 5-6 महीने में चलने लगे, ठीक है, जब उसका मैचुरेशन लेवल होगा तभी वो उस काम को कर पाएगा। ठीक है, तो ये शो करता है कि हेरिडिटी का भी इफेक्ट अधिक होता है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो है एनवायरनमेंट का इफेक्ट कब होता है? लर्निंग का, लर्निंग पे होता है कि अगर हम किसी बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं, एनवायरनमेंट अच्छा देते हैं, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट पे बहुत सारी स्टडीज ये शो करती हैं कि जब तक बच्चा एक खास मैच्योरिटी पर नहीं पहुंचता तब तक वो किसी शब्द को नहीं बोल पाता है। ठीक है, उससे पहले वो नहीं बोल पाएगा, लेकिन तो अगर उसको हम वो मैच्योरिटी के बाद अगर उसको हम लर्निंग या ट्रेनिंग देते हैं तो उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट और अच्छी हो सकती है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें ही दिखाती है कि हेरिडिटी भी इम्पॉर्टेंट और एनवायरनमेंट भी। ठीक है, इसके बाद कुछ स्टडीज हुई जिसको बोलते हैं अर्ली डिप्राइवेशन स्टडीज। तो ऐसे बच्चों जो किसी कारण से जो है डिप्राइव हो गए या पर्यावरणीय वंचन में रहे, पले बड़े हों, जैसे कुछ ऐसे होते हैं, कुछ 1-2 बच्चे ऐसे पाए गए जो जंगल में रहे थे या कुछ होगा। ठीक है, तो ऐसे उनको बोलते हैं पर्यावरणीय वंचन या डिप्राइवेशन। ठीक, तो देखा गया कि जो बच्चे बहुत ही अर्ली स्टेजेस में अगर हम उनको ह्यूमन बींग्स के साथ ना पले बड़े हों तो उनमें भी लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत देर से होता है, और रिटार्डेड बच्चे होते हैं। आपने कुछ ऐसे बच्चों के नाम भी सुने हो, जैसे मोगली बॉय या कुछ ऐसा। ठीक है, और उनका सोशल अफेक्शन भी कम होता है, इंटेलिजेंस लेवल भी कम होता है। ठीक है, और तो ये क्या दिखाता है कि पहले कुछ ईयर्स में जो एनवायरनमेंट होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, और अर्ली एनवायरनमेंट, उसके अलावा जो है अर्ली एनवायरमेंटल एनरिचमेंट मतलब पर्यावरणीय संपन्नीकरण, इसका जस्ट ऑपोजिट होता है कि अगर हम किसी बच्चे को खूब अच्छा एनवायरनमेंट दें, खूब फेवरेबल एनवायरनमेंट दें, उसका खाना पीना खूब बढ़िया हो, और ठीक है खूब अच्छा एनरिच, उसको लर्निंग के खूब अच्छे अच्छे नए तरीकों से उसको हम सिखाएं, तो क्या होगा? तो एनवायरनमेंट अगर अच्छा होगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो बहुत सारी स्टडीज ऐसी हुई युगांडा में, उसमें गैबर ने स्टडी की थी। तो अर्ली इयर्स में मदर जो होते हैं बच्चों को बहुत प्यार दुलार से रखती है, अच्छे खान पान करती है, तो देखा गया कि ऐसे बच्चों की मोटर एक्टिविटीज बहुत अच्छी होती है, उनके वोकैबुलरी और लैंग्वेज डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होता है। और कुछ लोगों ने बोला कि 2 इयर्स, अर्ली 2 इयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनमें ट्रेनिंग अगर दी जाए तो डेवलपमेंट बेटर होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि बाहर की कंट्रीज में बहुत छोटे छोटे बच्चों को स्विमिंग आ जाती है। ठीक है, तो 1-2 साल के होने पे ही स्विमिंग क्यों आ जाती? क्यों? क्योंकि उनको इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। छोटे बच्चों को पानी में छोड़ दिया जाता है तो वो धीरे सीख जाते हैं, लर्निंग करते हैं। ठीक है, तो एनवायरनमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिगमंड फ्रॉयड ने भी बोला है कि अर्ली के 5 इयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इनका बच्चों का जो भी अर्ली जो उनके पर्सनैलिटी होती है वो
बन गई होती है वो एडल्टहुड में भी उनकी पर्सनालिटी दिखाई देती है। ठीक है, तो आज हम अपना ये टॉपिक अभी फिलहाल यहीं ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लेंगे कि जेनेटिक एंड और क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स क्या होते हैं। ओके, थैंक यू।